हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। बच्चों, आज की क्लास में हम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं क्लास 11th का। क्या? वेक्टर्स। ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसमें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, कोई रटी रटाई डेफिनेशन नहीं बताएंगे कि स्केलर ये है, वो है, वेक्टर वो होते हैं। हम आपको आसान तरीके से बताएंगे कि स्केलर और वेक्टर को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। बच्चों ध्यान से देखना। सबसे पहले है हमारा स्केलर। बच्चों क्या होता है स्केलर? स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। सर ये तो हमने किताबों में पढ़ा है, आप क्या खास बता रहे हो इसमें? बच्चों स्केलर का मतलब समझिए आप। स्केलर का मतलब होता है एक नंबर, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं जिसकी। जैसे फॉर एग्जांपल मास है बच्चों। अब मास किसी बॉडी का कितना हो सकता है? मान लो 15 केजी। क्या इस मास की कोई डायरेक्शन होती है पर्टिकुलर? नहीं। मास तो ओवरऑल बॉडी एक क्या है? मास क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है ना। एक बॉडी के अंदर जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट होती है वही आपका मास होता है। क्या उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है? नहीं, वो तो ओवरऑल बॉडी में डेवलप प्रेजेंट होता है। और देख लीजिए डिस्टेंस, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। हम कहीं से भी कहीं तक किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके कहीं भी जा सकते हैं। कोई आपके पास बंदिश नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन सिग्निफाई नहीं कर रखी कि हाँ भाई इस तरफ जाना है। तो स्केलर बच्चों वही होता है कि जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो कि ये हाँ उस डायरेक्शन के अलोंग काम कर रही है। समझ में आ रहा है? नहीं। अब वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये जो वैल्यू होती है दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये यूनिट होती है बच्चों और इसके पीछे कुछ डायरेक्शन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अब वेक्टर्स वही होते हैं बच्चों जिनके मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट हो गई भाई। डिस्प्लेसमेंट हमेशा पता होता है आपको, फाइनल टू इनिशियल पॉइंट होती है। मान लो ए से बी बंदा गया, तो अब फाइनल से इनिशियल पॉइंट कितना दूर है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। बंदा कहीं भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है, यही आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी बच्चों। ठीक है, और समझ लीजिए फोर्स। अब फोर्स मान लो किसी बॉडी पे फोर्स काम कर रहा है बेटा 15 न्यूटन डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये उसकी यूनिट हो गई। और ये क्या होगी? डायरेक्शन होगी। फोर्स की डायरेक्शन है बच्चों। फोर्स क्या काम करेगा? या तो किसी बॉडी के इनवर्ड काम करेगा, डाउनवर्ड काम करेगा, अपवर्ड काम करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग काम करता है। ठीक है, तो जितने भी वेक्टर होंगे उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी कि भाई हाँ वो इस अलोंग काम कर रहा है, या इस अलोंग उसकी डायरेक्शन सिग्निफाई होगी भाई कि हाँ वो कभी चेंज नहीं होगी भाई। समझ में आ रहा है? नहीं। स्केलर एक नंबर है बेटा, स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, नंबर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ओके, कि वो हाँ उस अलोंग काम कर रहा है। एरिया हो गया किसी बॉडी का। अब एरिया मान लो, देखो एरिया, आप बताओ एरिया स्केलर है कि वेक्टर है? एरिया क्या बच्चों? एरिया एक स्केलर है। अब किसी बॉडी का सरफेस एरिया मान लो 15 मीटर स्क्वायर या 16 मीटर स्क्वायर लगा लो तुम। ठीक है, अब ये एरिया किसी बच्चे किसी बॉडी का। अब ये एरिया, इसका मतलब क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में एरिया थोड़ी ना काम कर रहा है भाई। एरिया तो बेटा ओवरऑल जो सरफेस है वो है। ठीक है, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्केलर और वेक्टर में बड़ा फर्क यही है बेटा कि स्केलर की कोई डायरेक्शन ही नहीं होती कि जिस डायरेक्शन में उसको काम करना है, वो एक सिर्फ नंबर होता है। ठीक है बच्चे। अच्छा, वेक्टर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अच्छा, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आपको पता ही होगा कि वेक्टर को हम किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर कोई एरो, इसके ऊपर एरो लगा दें तो वो हमारा क्या कहलाता है भाई? वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वेक्टर को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं बच्चों, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिए। पोलर और एक्सियल वेक्टर में क्या है? देखो पोलर वेक्टर बेटा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ो पहले। क्या कह रहा है कि दीज आर दोज वेक्टर विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। देखो जिस तरफ बॉडी मोशन कर रही है उस अलोंग उसकी डायरेक्शन होगी। समझ में आ रहा है? नहीं भाई, मैं इसको पुश कर रहा हूं, इस तरह पुश कर रहा हूं, तो ये मैं फोर्स लगा रहा हूं इस पे। ठीक है, अब बॉडी किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है। मेरा जो वेक्टर है वो किस अलोंग काम कर रहा है? वो उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। मेरा जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? जिस तरफ बॉडी जा रही है भाई उस तरफ काम कर रहा है। समझ गए? तो इसकी जो डायरेक्शन है, जो काम करने का तरीका है, वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में होगा।
जो पोलर वेक्टर होते हैं बेटा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में काम करते हैं, ठीक है। जैसे वेट है, वेट हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा स्ट्रेट, कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा इसमें, ठीक है, कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा, जबकि एक्सियल वेक्टर में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे समझाइए सर। और देखो पोलर वेक्टर का और एग्जांपल बता रहा हूं मैं। हाँ मैंने बताया जैसे वेट है बच्चों, वेट हमेशा क्या होगा बेटा डाउनवर्ड होगा, स्ट्रेट लाइन में काम करेगा। क्या उसमें कोई रोटेशन इफेक्ट है, रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है? नहीं, कोई रोटेशन नहीं है। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर जैसे बेटा एक्सियल वेक्टर, ये एक्सियल वेक्टर हमेशा एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे बेटा टॉर्क है आपका, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है बेटा एक रोटेशनल फोर्स होता है, आर क्रॉस एफ के बराबर होता है, ये आपका टॉर्क है, समझ गए। अब टॉर्क क्या होता है? जैसे बॉडी मान लो देखो बेटा रोटेट कर रही है, अब बॉडी को पुश कर रहा हूं, ये तो एक फोर्स हुआ, ठीक है। बट अगर बॉडी ऐसे ऐसे रोटेशन प्रोड्यूस करे, मान लो ये बॉडी को मैं किसी एक ऐसे पॉइंट पे टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा हूं और इधर से भी एक फोर्स लग रहा है जो इसको रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये रोटेशनल फोर्स बच्चों क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। यानी जो एक तरीके से कह सकते हो जो बॉडी घूम रही है उसमें फोर्स की जगह क्या हो जाता है बच्चों? टॉर्क अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर वो एक फिक्स एक्सिस के अलोंग घूम रही है तो उसमें क्या होगा बेटा, उसके पॉइंट्स पे क्या होगा, इन पॉइंट्स पे टेंजेंशियली क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, टॉर्क अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और उस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? उस टॉर्क की डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। अब ये क्या है राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल? बेटा देखो आपका फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, ठीक है। देखो ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर समझा रहा हूं, मिटाना पड़ेगा मुझे इसके लिए थोड़ा सा, ये समझ ले। पोलर वेक्टर में रोटेशनल इफेक्ट होता है, उसमें एक्सियल वेक्टर में और पोलर वेक्टर में क्या होता है बेटा? लीनियर इफेक्ट होता है। मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा, फिर समझाता हूं। टॉर्क का एग्जांपल देखो कैसे, ये राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है बेटा? देखिए बेटा देखो ये आपका भाई कोई चीज रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है एक फिक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक है, ओके। क्या रेडियस है इसकी? रेडियस, इसकी रेडियस आर है बच्चों, ठीक है। क्या फोर्स? ये फोर्स है आपका, टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है भाई, ठीक है। तो टॉर्क क्या होगा सर? टॉर्क आपका बेटा होगा आर क्रॉस एफ। कैसे दिखाओगे उसकी डायरेक्शन? देखिए बेटा आर, ऐसे आर, ये आपका राइट हैंड है, राइट हैंड को ऐसे लो, ठीक है, और राइट हैंड को इस तरीके से पकड़ो बेटा और इसको रोटेशन प्रोड्यूस करो। देखो आपका जो थंब है उसको ऐसे घुमाओ, ऐसे तो घुमा नहीं सकते भाई, ठीक है, ऐसे तो टूट जाएगा ना। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे घुमाना है, जहां फ्लेक्सिबल हो वहां पूरी तरीके से रोटेशन हो जाए भाई, ठीक है। अब देखिए बेटा आपका हाथ किस तरफ घूम रहा है? ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। आपका थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? थंब की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। क्या डायरेक्शन है? अपवर्ड। यानी जो आपका टॉर्क है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड होगी। क्या डायरेक्शन होगी बेटा? अपवर्ड होगी, ठीक है। तो टॉर्क की देखो बेटा क्या ये क्या है इसकी डेफिनेशन, आप डेफिनेशन पे आते हैं। एक्सियल वेक्टर दीज आर दोज वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही तो एक्ट कर रहा है हमारा टॉर्क, कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई? देखिए इसका एक्सिस क्या है भाई? इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है कोई भी चीज, ठीक है। तो टॉर्क क्या होगा भाई? ये इस तरीके से रोटेट करेगा, मान लो। अब अगर सर अगर देखो इसका थंब कौन सा है? हमारा थंब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब तो एक्सिस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक्सिस के अलोंग टॉर्क की डायरेक्शन होगी बेटा, ओके। अच्छा अगर ये नीचे की तरफ बेटा, अगर ये ऐसे घूमे तब क्या होगा? तब टॉर्क की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। स्क्रू रूल से भी समझ सकते हैं। स्क्रू रूल क्या है? देखो बेटा आप एक स्क्रू को खोलो राइट हैंड से, ऐसे स्क्रू को खोलो, जब आप खोलोगे इसको कैसे, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है भाई, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो स्क्रू कैसा होगा? ऊपर की तरफ आएगा, समझ गए। तो वही डायरेक्शन है कि हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखाएगा रोटेशन इफेक्ट, समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है। एक्सियल वेक्टर में एंगुलर मोमेंटम का एग्जांपल कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम बेटा क्या होता है? आपका आर क्रॉस बी होता है, ठीक है। ये आपका आर हो गया, समझ गए। और एंगुलर मोमेंट है ये आपका लीनियर मोमेंटम हो गया पी, ठीक है। अब ये लीनियर मोमेंटम है तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो अगेन क्या होगा?
वो अगेन इस एक्सियल वेक्टर के अलोंग काम करेगा। समझ में आया? तो एक्सियल वेक्टर बेटा, एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो, एक तो मैं पहचान बताते हूँ एक्सियल वेक्टर में बेटा हमेशा क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? नहीं, मोस्टली ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा, इससे आप पता लगा सकते हो कि ये आपका कौन सा वेक्टर है बेटा, एक्सियल वेक्टर है। और उसकी डायरेक्शन हमेशा किससे दी जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड स्क्रू रूल से। स्क्रू रूल से, अब स्क्रू को ऐसे अगर ऐसे टाइट करोगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। कैसे घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी फिर एक्सियल वेक्टर की, डाउनवर्ड हो जाएगी बेटा, नीचे जा रहा है ना स्क्रू आपका। ठीक है, अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के वेक्टर कर लेते बेटा, जैसे आपका इक्वल वेक्टर हो गया। इक्वल वेक्टर कौन सा होता है बेटा, इक्वल वेक्टर वो होते हैं ऐसे वेक्टर जो जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन सेम होती है भाई। ठीक है, जो ये एरो है ना बेटा, ये एरो की जो लंबाई है ये बताती है आपकी मैग्नीट्यूड को। ठीक है, अगर दो एरो की लंबाई सेम है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे ये दोनों वेक्टर ले लिए, मान लो एक वेलोसिटी गाड़ी इस तरफ जा रही है, दूसरी गाड़ी भी इस तरफ जा रही है, और दोनों की वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो एरो की लंबाई सेम है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है बेटा। ठीक है, और डायरेक्शन भी सेम है, एरो का जो साइन है वो इस तरफ है, तो इसका मतलब एक इक्वल वेक्टर वो होते हैं बेटा जिनका सेम मैग्नीट्यूड होता है और सेम डायरेक्शन होती है। ठीक है, अनइक्वल, अनइक्वल तो भाई कैसे भी अनइक्वल हो सकता है, या तो आप डायरेक्शन चेंज कर दो या मैग्नीट्यूड चेंज कर दो। ठीक है, वो अनइक्वल वेक्टर में आ जाएगा भाई। एक ही बच्चे आपका नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर कैसे बोलोगे, देखो नेगेटिव किसका, उसका नेगेटिव क्या होगा, मान लो एक फोर्स हमारा 15 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ऊपर की तरफ जी। समझ में आ रहा है? और मैग्नीट्यूड, भाई मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, तभी तो उसका नेगेटिव है वो। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा बेटा, अ नेगेटिव वेक्टर हैज इक्वल मैग्नीट्यूड बट हैव अपोजिट डायरेक्शन टू द गिवन वेक्टर। ठीक है, कि मान लो एक अगर फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है जितना बेटा, उतना ही ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर। न्यूटन का थर्ड लॉ याद है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आया? जितना एक्शन बेटा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट का मतलब नेगेटिव, समझ गए? तो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर उसको क्या बोलते हैं, हम नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। फाइन, नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर, जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो बेटा, इनिशियल पॉइंट सेम, जैसे ये दो फोर्स है आपके, इस पॉइंट से ओरिजिन हुए हैं। समझ में आ रहा है? नहीं भाई, मान लो मैं इस फोर्स से किसी को पुश कर रहा हूं यहां से, और एक इस आर्म से किसी और को पुश कर रहा हूं, इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है भाई, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, एक जगह ही तो है इनिशियल पॉइंट। समझ गए? मैं इसको भी पुश कर रहा हूं, मान लो इस पैर से इसको पुश कर रहा हूं, इस पैर से इसको पुश कर रहा हूं, इसके इनिशियल पॉइंट कहाँ सेम है भाई। समझ गए? तो ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से इनिशियल मतलब ओरिजिनेट हुए हो, उनको क्या बोलते हैं हम, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जैसे दो फोर्स है, इस पॉइंट से एक इस तरफ काम कर रहा है, एक इस तरफ काम कर रहा है, ये हमारे को इनिशियल वेक्टर हो गए। कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे बेटा, कोलिनियर वेक्टर जो एक लाइन के अलोंग काम कर रहे हो। ठीक है, चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक उनका डायरेक्शन जो काम कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन सेम हो, लीनियर हो बेटा। दीज आर दोज वेक्टर विच हैव इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, जैसे मान लो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, 15 न्यूटन लगाया, एक बंदा और आ गया कि सर आप अकेले क्यों लगा रहे हैं, मैं भी लगाता हूं, पर वो छोटा बच्चा है, वो मान लो सिर्फ 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो देखो इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है, वो 5 लगा रहा है, मैं 10 लगा रहा हूं, ठीक है, या मैं 15 लगा रहा हूं, तो बट एक ही डायरेक्शन के अलोंग लगा रहे हैं, डायरेक्शन दोनों की सेम है, या वो अपोजिट साइड से लगाए तो भी कोलिनियर होगा, या तो अपोजिट डायरेक्शन में बेटा या एक ही डायरेक्शन में दोनों। ठीक है, वो क्या होंगे, हमारे कोलिनियर वेक्टर के कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपका एक फोर्स 15 न्यूटन डाउनवर्ड हो गया, एक फोर्स आपका 5 न्यूटन डाउनवर्ड हो गया, दोनों डाउनवर्ड या एक अपवर्ड ले लो, कोई फर्क ना पड़ता, ये क्या हो जाएगा, आपका कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, कोप्लानर वेक्टर कौन से होते हैं, जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अच्छा, एक ही प्लेन में कैसे, देखिए बच्चों, आपके पास 3 प्लेन होते हैं, एक्स वाई जेड, 3 प्लेन है आपके पास। ठीक है, अच्छा, अगर कोई दो वेक्टर इस प्लेन में काम कर रहे हो, एक्स वाई में, समझ गए, चाहे लीनियर हो कोलिनियर हो ना हो, कोई फर्क ना पड़ता। ठीक है, वो सारे क्या होंगे, हमारे कोप्लानर है। अगर ये वेक्टर, एक वेक्टर यहाँ काम कर रहा है तो ये इसके कोप्लानर नहीं है बेटा, कोप्लानर ये दोनों ही है सिर्फ।
क्योंकि ये एक ही प्लेन में एक्स वाई प्लेन में काम कर रहे हैं। इसका प्लेन क्या हो गया, वाई जेड में। समझ में आ रहा है नहीं भाई? मान लो ठीक है, एक फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं, ठीक है, ठीक, ये मान लो हम इस दीवार को ये x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं भाई, ठीक है, वर्टिकल को y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, और ये z है, आपकी तरफ है जो वो z एक्सिस है, ठीक है। अब दो वेक्टर काम कर रहे हैं, मान लो मैं इधर से फोर्स कर रहा हूं, एक नीचे से लगा रहा है, प्लेन एक ही है काम करने का। देखो वो कोई बंदा यहां से फोर्स लगा रहा है, मैं इधर काम कर रहा हूं, ठीक है, पर एक ही प्लेन है भाई, ये सरफेस तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है ना, बाहर की तरफ तो नहीं लग रहा ना कोई फोर्स। अगर कोई बंदा बाहर से उस दीवार से उसकी तरफ से इस तरफ बाहर की तरफ फोर्स लगाए या कोई ऐसे लगाए तो प्लेन डिफरेंट हो गया भाई, मैं वाई जेड प्लेन में आ गया, ठीक है, मैं अलग प्लेन में जेड प्लेन में भी आ गया ना, मैं आपकी तरफ आ गया भाई। समझ में आया? अगर सिर्फ इसी डायरेक्शन में काम कर रहे, देखो बेटा ये कौन सा एक्स वाई प्लेन है, ये भी एक्स वाई प्लेन है, ऊपर की तरफ मैं कर रहा हूं। समझ में आ रहा है नहीं? तो प्लेन सेम है बेटा, ओके। तो ये हमारे प्लानर वेक्टर, को प्लानर वेक्टर हो जाएंगे जो एक ही प्लेन में काम करते हैं। अगर इस प्लेन से बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जा रहा है तो डिफरेंट प्लेन में हो जाएगा ना वो, तो उनको हम को प्लानर वेक्टर नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट है बेटा पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? विच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। देखो पोजीशन को जो बताते हैं उनको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं बेटा, ठीक है। जैसे देखो मान लो भाई ये ओरिजिन है आपका बच्चों, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0 0, ये x है, ये y है, ठीक है। मान लो मैं आपको कोई भी कोऑर्डिनेट देता हूं बेटा 3 और 4, ये कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं? अरे 10th में पढ़ा है ना, ये क्या बताता है? ये पोजीशन बताता है, ये x बताता है, ये y बताता है। बताता है कि नहीं बताता? ये बताता है कि x से बंदा कितना दूर है, ये बताता है 4 बता रहा है कि y से 4 दूर है। ये समझ में आ रहा है नहीं भाई? इसकी हाइट कितनी है? 4 है, इसकी ये x मतलब लंबाई कितनी है इसकी? 3 है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या बता रहे हैं बेटा? 3 4, ये पॉइंट बता रहे हैं आपकी पोजीशन को, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होगा? मान लो एक बंदा यहाँ है भाई ए पॉइंट पे, इसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे भाई? यहाँ वैल्यू होगी ना बेटा इसकी, एक्स वाई जेड कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी एक दूसरे वाले की, इसको मान लो x1 y1 z1 कर देते हैं, इसको x2 y2 z2 बोल देते हैं। इसकी पोजीशन ये है भाई, ठीक है। तो ये जो है बेटा इनको वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रहा है नहीं? इसको वेक्टर की टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा? x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ठीक है। अब ये क्या है? x1, x के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर भी बताऊंगा मैं क्या होता है। इसके अलोंग जो वेक्टर काम कर रहा है उसको i बोलते हैं बेटा, इसके अलोंग जो है उसको j, y के अलोंग और z के अलोंग जो k। इसकी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी? x1 y1 z1 k। इसकी क्या हो जाएगी? x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। समझ गए? तो बेटा ये दोनों हैं आपके पोजीशन वेक्टर। इसको हम मान लो r1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको r2 से। तो r1 क्या है बेटा आपका? x1 i y1 j प्लस z1 k, और x2 क्या है? वो r2 क्या है आपका? x2 i y2 j प्लस z2 k। तो पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं? पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होते हैं बेटा जो किसी पॉइंट की या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं, कहां से? ओरिजिन से, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? इनका डिस्प्लेसमेंट भाई, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इन दोनों पॉइंट की? मान लो बंदा यहां पे था, कुछ देर बाद यहां पहुंच गया, ठीक है, कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना पहुंचा, ठीक है। तो उनके बीच में क्या कर दो भाई? इसमें से इसको माइनस कर दो। पोजीशन वेक्टर क्या होगा भाई? बी के पोजीशन वेक्टर से इसका पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, वो क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। समझ में आया? ठीक है, ओके बच्चों। चलिए बच्चों यूनिट वेक्टर करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? अ वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एज द गिवन वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर। जैसे देखिए बेटा, मान लो आपके पास कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर को कैसे हम, किसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब 3D में बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। 3 डायमेंशन मतलब 3 कोऑर्डिनेट होंगे बेटा। पहले अब 10 तक तो आप सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे, 3 4 मान लो 5 हो गया, ठीक है। ये क्या है भाई? एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। अगर आप इतना ही छोड़ दोगे बेटा, ये तो एक स्केलर हो जाएगा ना। क्या डायरेक्शन है इसकी?
आपको नहीं पता चल रहा कि x के अलोंग, फिर तो स्केलर में वेक्टर में क्या फर्क रह जाएगा। तो इसको फिर बेटा वेक्टर के टर्म में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो x के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है बेटा, यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी करा के दिखाऊंगा, ठीक है। इसको i से रिप्रेजेंट करते हैं। y के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको j से, j कैप है ये, इसकी टोपी है ये, और z के अलोंग है वो आपका k कैप है। तो आप इसको सिर्फ 3, 4, 5 की नहीं लिखेंगे, आप इसको किस टर्म में लिखेंगे बेटा, जब इसको लिखेंगे आप यूनिट वेक्टर की टर्म में, तो 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है। ये वेक्टर नोटेशन है बेटा इसकी। और जो सिर्फ 3, 4, 5 है ये स्केलर नोटेशन है। समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है। तो ये बताता है आपको, स्पेसिफाई करता है बेटा कि जो 3 है, ठीक है, वो i के अलोंग काम कर रहा है, मतलब 3 जो i के अलोंग उसके वैल्यू है वो कितनी है, वो 3 है। j के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है, चाहे फोर्स है चाहे डिस्प्लेसमेंट है, कुछ भी है, वो कितनी है, 4 है, उसका मैग्नीट्यूड 4 है। और k के अलोंग कितना है बेटा, k के अलोंग 5 है। समझ में आया। अच्छा, ये कोई वेक्टर है आपका बेटा, मान लो इस वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, a से, ठीक है। ये इसकी ओरिजिन से कोऑर्डिनेट से बेटा, ठीक है। अच्छा, अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे भाई, यूनिट वेक्टर कैसे, क्या होता है यूनिट वेक्टर बेटा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है गिवन वेक्टर। अच्छा, इसको कैसे डिनोट करते हैं, गिवन वेक्टर, इसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी करना है, ठीक है। यानी वेक्टर a इजकल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा भाई, ठीक है। यानी गिवन वेक्टर यानी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कैसे बेटा, ऐसे, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर, और ये मॉडुलस लगा दो, ठीक है। करके देखते हैं बेटा, देखो जैसे एग्जांपल, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा बेटा, a इजकल टू, इसका मैग्नीट्यूड अलग से निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं। a का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। x के जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा कितने हैं, 3 प्लस 4, अच्छा माइनस होता तो कोई बात नहीं, या माइनस आ जाएगा भाई, अगर ये माइनस है तो, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर करते फिर हम, ठीक है। अभी प्लस है, 3, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई बेटा, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 16, और ये 25, कितना हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा भाई, 9 और 16 कितने हो गए भाई, 24, 49, रूट 49 आ जाएगा। समझ गए। तो रूट 49 क्या हो गया बेटा, रूट 49 आपका इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, यूनिट वेक्टर बनाओ, फिर इसका यूनिट वेक्टर बनाओ बेटा, a, पहले पूरा वेक्टर एज इट इज लिखो, कितना है, 3i प्लस 4j प्लस 5k अपॉन में, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 49। समझ में आया। तो ये बेटा इसका यूनिट वेक्टर है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, डायरेक्शन तो वही है ना, इसके अलोंग i के अलोंग है, j के अलोंग है और k के अलोंग है, डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हुई, डायरेक्शन तो अभी भी वही है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, और a इजकल टू 3i अपॉन रूट 49 प्लस 4 अपॉन में रूट 49 j प्लस 5 अपॉन में रूट 49 के, ठीक है। सर आपने तो कहा था कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। आपने तो निकाल के नहीं दिखाया कितना है यूनिट वेक्टर का, चलो निकाल के देख लेते हैं बेटा। ये यूनिट वेक्टर आया है आपका, इसका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं है। यूनिट वेक्टर आपका ये पूरा है यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्या डेफिनेशन है बेटा, यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये है आपका पूरा यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए भाई, इस पूरे वेक्टर का। समझ में आया भाई। देखो गिवन वेक्टर तो ये है बेटा, बस ये है। इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे, कैसे फॉर्म करोगे, उसका फॉर्मूला है गिवन वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बनाओ भाई, वेक्टर एज इट इज लिख लिया, वेक्टर ये लिखा, और उसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको अलग से निकाल के दिखा दिया, ये रहा रूट 49। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आना चाहिए, करिए भैया, कैसे करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालो बेटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालो बेटा, कैसे होगा, ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है।
स्क्वायर करो इसका, ये z है आपका, इसका स्क्वायर कितना होगा बेटा, इसका स्क्वायर, अगर आप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो भाई, ठीक है, कितना होगा बच्चों, इसका निकालो भाई, कितना होगा बेटा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, अपॉन में कितना आएगा रूट 49 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में कितना आएगा 49 आ जाएगा, रूट 49 का स्क्वायर 49 ही होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 अपॉन में कितना आएगा 49, कितना आएगा बच्चे, ये आएगा, सबको ऐड कर लो 49 आएगा, 16 और 15 कितना हो गया भाई 24 और 25 49, रूट 49, हाँ क्या आया 1 आया भाई, रूट वन का मतलब कितना 1, तो यूनिट वेक्टर का क्या हो गया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया बच्चों 1 आया, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर वो होता है बेटा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर की कोई डायरेक्शन होती है नहीं, ये उसी डायरेक्शन के अलोंग काम करता है जिस डायरेक्शन में वेक्टर दिया है, ठीक है। 3i दिया हुआ है, अगर देखो ये तीनों दे रखे हैं तो यूनिट वेक्टर i के अलोंग, j के अलोंग, k के अलोंग, तीनों के अलोंग काम कर रहा है, अगर मान लो ये दे दिया हुआ तो वेक्टर किसके अलोंग, सिर्फ i के अलोंग और k के अलोंग काम कर रहा है, वही यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, समझ गए, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है, उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्लीज और लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए बच्चों, थैंक यू।